सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह भाग 2 के काव्य खंड का अंतिम चैप्टर पाठ 10 का जो अंतिम कविता है बगुलों के पंख, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है और अपने मनोभावों की दशा का भी वर्णन किया है। आप सब जानते हैं कि वर्षा के समय आकाश में बगुले, एक जो पक्षी होते हैं बगुले सफ़ेद रंग के, वह आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के जब उड़ते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। उसी सौंदर्य को देख करके कवि आकर्षित हो जाता है और उसका मन, उसकी आँखें उसकी तरफ खींचती चली जाती हैं। उसी का वर्णन इन्होंने इस कविता में किया है। इसके रचयिता उमा शंकर जोशी जी हैं। तो उमा शंकर जोशी जी अपने मनोभावों का चित्रण करते हुए कैसे कह रहे हैं। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कह रहे हैं नभ में पाती बांधे। पाती बांधने का तात्पर्य ये हुआ कि आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के, यानी कि बगुले जब उड़ते हैं तो एक कतार में उड़ते हैं, पंक्तिबद्ध होकर के उड़ते हैं। तो ये कह रहे नभ में यानी आकाश में बगुले जो है पंक्तिबद्ध होकर के उड़ते हैं और वो पंख फैलाए हुए हैं, एक कतार से वह उड़ते हुए चले जाते हैं। और यह दृश्य देख करके चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। वे बगुले के जो सुनहरे पंख हैं, जो सफ़ेद पंख हैं, क्योंकि बगुले दो तरह के होते हैं, एक सोन बलाक कहते हैं जो सुनहरे रंग के होते हैं और एक सफ़ेद होते हैं। तो ये यहाँ तो सफ़ेद बगुले की ही बात बताई जा रही है, हालांकि इसका स्पष्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन जो बगुले के जो कतारबद्ध पंक्तियाँ हैं उस दृश्य को देख करके कवि कहते हैं कि मेरी आँखें वो चुरा ले जाते हैं, मतलब बरबस मेरी आँखें उनके तरफ चली जाती हैं। आगे कहते हैं कजरारे बादलों में छाई नभ छाया। कह रहे हैं कजरारे माने काले बादल, सावन के महीने में काले बादल आकाश में फैले हुए हैं और उस पर ये बगुलों का जो ये एक जो कतारबद्ध जो पंक्तियां हैं, जो कतारबद्ध होकर जो उड़ रहे हैं, तो वह उड़ते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आगे कहते हैं तैरती साँझ की सतेज श्वेत काया। कह रहे शाम का समय है, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और शाम का जो सूर्य का एक मध्यम प्रकाश है वह उस पर एक लालिमा बिखेरे हुए है कजरारे बादलों पे। और उस बादल के ऊपर यानी उस ऐसे दृश्य में सतेज श्वेत काया, सतेज माने तेजयुक्त, श्वेत काया माने सफ़ेद शरीर, माने एक सफ़ेद शरीर की काया उस पर तैर रही है। यानी यह बता रहे हैं कि सफ़ेद बगुले जो है वह उड़ते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे वह आकाश में तैर रहे हों। आगे कहते हैं हौले हौले मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। कहते हैं हौले हौले अर्थात धीरे धीरे, धीरे धीरे बगुलों की वो पंक्तियाँ अपनी माया से मुझे बांध लिया है, मतलब मुझे बरबस ही अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया है। उसे कोई तनिक रोक सको। वह कहते मेरा मन बरबस उधर चला जा रहा है, बगुले के साथ मेरा मन उड़ता हुआ चला जा रहा है और कहते हैं कोई मेरे मन को थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि मेरा मन एकदम उधर ही चलता चला जा रहा है और मेरा मन मेरे बस में नहीं है और रुक नहीं पा रहा है, इसलिए कोई मेरे मन को थोड़ा सा क्या कर लो, रोक लो। आगे कहते हैं वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बांधी बगुलों की पाँखें। कह रहे हैं कि यह दृश्य यानी बगुलों का यह कतारबद्ध होकर के उड़ना, यह सौंदर्य जो है हमारी आँखों को चुराए लिए जाती है, हमारी आँखों को बरबस ही वह उधर आकृष्ट कर लेती है और जहाँ तक वे उड़ते जाते हैं, जहाँ तक मेरी आँखों को दिखाई देते, वहाँ तक मेरी आँखें चलती चली जा रही हैं।
नभ में पाती बांधी बगुलों की पाखें। और बगुलों की जो पंखों की पंक्तिबद्ध पंक्तियां हैं, यानी पंक्तिबद्ध होकर के जो बगुले उड़ान भर रहे हैं आकाश में, वह बरबस ही हमें आकर्षित कर ले रहे हैं। इस सौंदर्य में मेरा मन और मेरी आंखें बिल्कुल समाहित हो गई हैं, मैं उसी में विलीन हो गया हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास किए हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि हृदय बरबस उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है, और जिसका इन सुंदरता को देख करके जिसका हृदय अगर आकर्षित नहीं होता है तो उसे मनुष्य नहीं बल्कि पाषाण हृदय कहना चाहिए। ये इसका व्याख्या हुआ। अब मैं इसके काव्यगत सौंदर्य की चर्चा कर देना चाहता हूँ। पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं काव्यगत सौंदर्य में, काव्य की भाषा सहज, बोधगम्य और प्रवाहपूर्ण है। दूसरा लिख सकते हैं, हौले हौले पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु हो जाएगा, कविता में ग्रामीण शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। चौथा, सांझ की सतेज श्वेत काया में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। माने प्रकृति को अगर मानव के रूप में चित्रित किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आप लोगों का काव्य खंड आरोह भाग 2 का समाप्त होता है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे इस प्रयास से थोड़ा सा भी अगर आपको लाभ मिला हो और ये लग रहा हो कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ है, आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, आपके परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सकता है, तो मेरे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं वह आप तक मिलता रहे। इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और इसके बाद आप जो भी अगर कमेंट मुझे देना चाहते हैं, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सुझाव दे सकते हैं। आगे मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। अब परीक्षा के लिए जो विशेष महत्वपूर्ण चीज़ है उसको थोड़ा सा मैं फोकस कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और ये बिंब विधान वगैरह होते हैं, तो मैं आपको पहले बताया था कि इस कविता के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि बिंब विधान क्या होता है, भाव सौंदर्य क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं काव्यगत सौंदर्य तो हर एक पाठ का मैं बताता चला गया हूँ, तो उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आता हूँ भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य का मतलब क्या होता है कि कवि कवि उस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसमें क्या भाव छिपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसी कविता की बात करूं, बगुलों के पंख नामक कविता की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या भाव सौंदर्य आ सकता है। जैसे कवि प्रकृति के माध्यम से अपने मनोदशा का चित्रण किया है कि किस तरह से वो बगुलों की जो पंक्तियां हैं वह तो एक माध्यम है, और उस माध्यम से कवि अपने मनोदशा का वर्णन कर रहा है कि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और मेरा प्रकृति के तरफ अनायास ही आकर्षण बढ़ जाता है। और जो भी ये पक्षियाँ हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं और पक्षियों का कलरव है, यह अनायासी प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। तो इसका जो जो मतलब पंक्ति का जो अर्थ होता है वह तो इसका व्याख्या हो जाता है। पंक्ति का अर्थ यानी बगुले के पंख वह कैसे उड़ रहे हैं, किस तरह से वह आकाश में कतारबद्ध होकर के उड़ रहे हैं, किस तरह कजरारे बादल लगे हुए हैं, उषा काल में किस तरह से उसका सौंदर्य दिख रहा है, ये सब तो उसका व्याख्या हो। लेकिन उसके माध्यम से क्या भाव, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आप किसी भी पंक्ति का अगर भाव सौंदर्य लिखना है तब बहुत आसानी से लिख सकें।
जैसे मान ली कि कोई भी अगर कविता उठा लीजिए 2 लाइन का, जैसे मैं फूलों में रोती हूँ वे बालारूढ़ में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती हूँ वे सौरभ बनकर उड़ जाते। ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। तो इसके माध्यम से वो क्या प्रकट करना चाहते हैं, वो अपनी विरह वेदना को प्रकट करना है। भाव ये है कि मैं फूलों में रोती हूँ, मैं फूलों में छिप करके प्रकृति में, प्रकृति की गोद में बैठ करके मैं रोती हूँ। मैंने प्रकृति हमें अच्छा नहीं लगता है जब मैं वियोग में रहती हूँ, और वही प्रकृति जब आदमी संयोग में रहता है, जब खुशहाल रहता है तो प्रकृति मनोरम लगता है, लेकिन जब वियोग में रहता है तो वही प्रकृति उसको दुखदाई लगने लगता है। तो ये मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम भाव सौंदर्य को लिख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि इस तरह से आप भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। उसमें कौन सा तथ्य छिपा हुआ है, कभी उस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, वही भाव सौंदर्य है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा, उसका मैं डिटेल चर्चा कर दिया। अब आता है बिंब विधान। बिंब विधान में देखिए, बिंब कई तरह के होते हैं। जैसे दृश्य बिंब होता है, श्रव्य बिंब होता है, स्पर्श बिंब होता है। तो बिंब का मतलब होता है इमेज, एक प्रकार का प्रतिबिंब बनाना, इमेज बनाना, छाया बनना। तो उस कविता में किस तरह का छाया, मतलब किस तरह का प्रतिबिंब, किस तरह का इमेज बन रहा है, वही बिंब हो जाता है। अब उसका अगर अलग अलग विश्लेषण करें तो जैसे अगर पतंग नामक कविता में कुछ बिंबों के बारे में उधर जिक्र किया था, जो एक बार फिर मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ। एक पंक्ति है, खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा। तो क्या है, यहाँ एक दृश्य बिंब दिखाई दे रहा है कि खरगोश की आंखें लाल रंग की होती हैं, वहाँ फिर सवेरा जो होता है वह भी लाल होता है। तो सवेरा से खरगोश के लाल आंखों का तुलना किया गया है। तो तुलनात्मक अध्ययन जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार स्वतः हो ही जाता है। और इस तरह से जहाँ ये उपमा अलंकार दिखाई देता है, वह अपने आप दृश्य बिंब उपस्थित कर देता है। मतलब वो दिखता है कि यार ये खरगोश का आँख है, उसी तरह से ये सूर्य का, ये सुबह लाल लाल जो है कि सूर्य निकला हुआ है। तो जिस तरह से सूर्य निकला हुआ है लाल रंग का, उसी तरह से लाल रंग का खरगोश का आँख है। तो दोनों का एक साम्य व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ दृश्य बिंब हो जाएगा। श्रव्य बिंब क्या होता है कि जैसे कुछ आवाज़, मैंने श्रव्य मन होता सुनना, आवाज़, जिसे उस कविता के माध्यम से किसी चीज़ के आवाज़ का वर्णन किया गया, मैंने आवाज़ के माध्यम से उस कविता का व्याख्या किया गया हो या भाव बताया गया हो। जैसे उसी कविता के बारे में बताना चाहता हूँ, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो जब घंटी बजना एक सुनने के रूप में प्रयुक्त होता है कि घंटी बजना मतलब घंटी की आवाज़ को सुनना। तो इस तरह की पंक्ति अगर है तो वहाँ दृश्य बिंब हो जाता है। और स्पर्श बिंब क्या होता है, उसी पंक्ति में है, मुलायम बनाते हुए। तो मुलायम बनाते हुए माने कोमल बनाते हुए। तो कोमल बनना, मुलायम बनना एक स्पर्श व्यक्त करता है। कोई चीज़ कोमल होता है, मुलायम होता है, तो बिल्कुल स्पर्श यानी उसको हम छूते हैं, महसूस करते हैं। तो ये कठोर है कि यानी कोमलता और कठोरता ये स्पर्श करने की चीज़ है, यह छूने की चीज़ है। तो इसलिए यहाँ इस तरह का कोई पंक्ति अगर दिखता है तो वहाँ स्पर्श बिंब हो जाता है। तो आशा है कि आप काव्यगत सौंदर्य, भाव सौंदर्य और बिंब विधान, ये सब अच्छे से आप समझ गए होंगे। और आशा है कि आप परीक्षा में काफ़ी बेहतर ढंग से कर लेंगे। और अभी ये जून का महीना है, इसमें लॉकडाउन का समय चल रहा है। जुलाई में आपका परीक्षा होने वाला है, जो ये परीक्षा रुक गया था हिंदी वाला। तो मैं आप सभी लोगों को, आप सभी विद्यार्थियों को दिल की गहराइयों से परीक्षा में बेहतर अंक पाने के लिए, टॉपर बनने के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी 90+ नंबर लाएं और एक कीर्तिमान स्थापित करें। इसके बाद इसी तरह से हम आपसे वीडियो बना करके डालते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। आप लोगों को एक बार पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए।